जो कैसे हो आप सब लोग। तो अपन आज की क्लास में करते हैं चैप्टर नंबर 5। मतलब अपन साइंस पढ़ रहे हैं, 10th क्लास साइंस के नोट्स पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, 10th क्लास साइंस के नोट्स पढ़ रहे हैं अपन ने। इससे 4th चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लिए। तो आप पहले यूट्यूब पे जाके इंडियन क्लासेस सर्च करना, उसको लाइक करना, वो सब्सक्राइब करना, फिर आपको इससे पहले वाले सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैंने सारे नोट्स इतने अच्छे से बना के आपको दिए हैं और पढ़ाया है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं। जब आपको यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो क्यों कोचिंग जाके पैसे वेस्ट करना, अपना टाइम वेस्ट करना। घर पे आराम से वीडियो देखो और नोट्स बनाओ, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाओ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसा का वैसा ही नोट्स बनाओ। इससे आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। मैंने आपके टॉपिक से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है और उससे कहीं गुना आपको ज़्यादा पढ़ा है। तो आपको एडवांस नॉलेज भी मिलेगा और वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार अपन साइंस में कुछ कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐप पे जाना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखनी है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 है अपना तत्वों की आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी बहुत से बच्चों को आवर्त सारणी समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो बना के दूंगी। इससे आपको पीरियोडिक टेबल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो आपको पता चल जाएगा कि पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो भी डल गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। देखो अव्यवस्थित और व्यवस्थित क्या होता है। देखो अपने प्रकृति में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तत्व क्या, एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि इनको किस क्लास में रखना है। ठीक है, तो वो प्रकृति में मिट्टी, जल, इनमें घुलित या मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपना सोना है या चांदी है। सोना क्या अपन को प्योर स्थिति में मिलता है क्या, प्रकृति में नहीं मिलता है। वो अपनी बहुत सारी अशुद्धियों के साथ घिरा होता है। इसी प्रकार जो तत्व होते हैं वो भी अपनी प्रकृति में बहुत से यौगिकों के साथ होते हैं या मिश्रण के साथ उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उन तत्वों को अव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। हमारे आसपास पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं ना। पदार्थ क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें जिनका या द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। देखो वो सभी चीज़ें जिनका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। ठीक है, और उनका वो आयतन होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, आज तक 114 तत्वों का पता चल पाया है। तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। देखो बहुत सारे तत्व हैं, अब उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था ये सर्वप्रथम लेवोसिए ने तत्वों को धातुओं अधातुओं के रूप में वर्गीकृत किया था। सबसे आता है डोबेरोइन का त्रिक नियम। सन 1817 में जर्मन के रसायनज्ञ वुल्फगोंग डोबेरोइन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, जो तत्व है ना, अपने बहुत सारे प्रकृति में तत्व है, तो उन तत्वों को क्या किया, जिनके गुणधर्म समान है उनको एक तरफ रखा और जिनके गुणधर्म भिन्न है उनको दूसरी तरफ रखा। उन्होंने कुछ समूहों को 3-3 तत्वों के रूप में चुना और तथा उन्हें त्रिक कहा। इस नियम के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसतन मान के बराबर होता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो इधर का तत्व और ये बीच का तत्व और इधर का ये वाला तत्व और ये वाले तत्व का औसत भार इस वाले तत्व के बराबर होगा, इन्होंने ये बोला। डोबेरोइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इस कारण उनकी त्रिक पद्धति असफल रही। देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ना, तो इन तीनों तत्वों की त्रिक कहा क्योंकि ये तीनों तत्व की बस खोज कर पाए, जबकि अपने आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नोट करके लिखना, जॉन वुल्फगोंग डोबेरोइन ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में बताया। ये ध्यान रखना, प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने बताया,
जोन वुल्फोंग डोबेरोइन ने। ठीक है, अब आता है अपना, ठीक है, ये डोबेरोइन तो फेल हो गया क्योंकि इन्होंने त्रिक का नियम बताया, और जबकि पीरियोडिक टेबल में तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो ये नियम था वो फेल हो गया। ठीक है, अब आता है अपना न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। अष्टक का नियम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया था। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे संगीत में सारे गम पद नि सा, ये सा और ये सा, सातवें अष्टक के बाद वापस सा आ रहा है। 7 स्वरों के बाद अगला स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। इस बेस पे उन्होंने अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम के दोष क्या है, मतलब उनमें क्या क्या त्रुटियां हैं। इसमें यह पाया गया है कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। उन्होंने क्या बोला कि मतलब जो 8 तत्व है, पहले 8 तत्व के गुण लास्ट के 8 तत्व के से मैच करेंगे, लेकिन ये कहाँ तक ही सीमित था, ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। ठीक है, आया इतना समझ में। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सकता है। ये बहुत बोरिंग पार्ट है, ये बोरिंग चैप्टर, लेकिन आपको मैं समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी समझाऊंगी। पहले ये चैप्टर के नोट्स करवा दूँ, क्योंकि पेपर में नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पूछते न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष लिखिए, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं पीरियोडिक टेबल तो आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए पीरियोडिक टेबल ही लेके आऊँगी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल 56 तत्व होते हैं एवं भविष्य में भी कोई नया तत्व नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या बोला कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। परंतु उसके बाद तो कई सारे एलिमेंट्स की खोज की गई है, परंतु जब नए तत्वों की खोज हुई तो उनके गुण अष्टक नियमानुसार नहीं थे। अब आता है अपना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तत्वों का वर्गीकरण देखो, पहला था डोबेरोइन, उसका नियम फेल हो गया। फिर न्यूलैंड्स आए, फिर उन्होंने भी अपना नियम दिया था कि भाई अष्टक का नियम होता है, प्रत्येक जो तत्व होता है फर्स्ट तत्व के गुण अंतिम 8वें तत्व से मैच करते हैं, लेकिन ये कैल्शियम तक ही लागू था। इससे फिर उन्होंने बोला कि अपने प्रकृति में 56 तत्व हैं, इसके अलावा कोई नया तत्व भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। परंतु उसके बाद बहुत सारे तत्वों की खोज की गई, तो इनका नियम भी फेल हो गया। ठीक है, तो तीसरा साइंटिस्ट था अपना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय डमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। इसका पूरा नाम है डमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ ने इनकी खोज की थी। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। ठीक है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। इस सारणी के मुख्य 2 भाग होते हैं, आवर्त होते हैं क्षैतिज पंक्तियाँ और वर्ग होते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ। ये मैं सब आपको समझाऊंगी, पीरियोडिक टेबल लेके आऊँगी तो सब कुछ आपको समझ में आएगा कि क्षैतिज पंक्तियाँ क्या होती है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, अभी तो समझ लो, क्योंकि अपन को इसमें लिखना भी पड़ता है। अगर पेपर में पूछा जाए तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अपन को लिखना भी पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ, वरना मैं पीरियोडिक टेबल तो आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, आवर्त किसे कहते हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ उपस्थित होते हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। पहली पंक्ति आवर्त में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि पहली 2 पंक्ति में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, इसे लघुत्तम आवर्त कहते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और प्रत्येक को लघु आवर्त कहते हैं। चौथे व 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और प्रत्येक को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, उसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण होता है, इसमें कुल 19 तत्व आते हैं। अब वर्ग, ये आवर्त के बारे में बता दिया इसने कि इतने तत्व होते हैं, इसको ये कहा जाता है लघुतम तत्व, दीर्घवत, ये कहा जाता है। अब आता है अपना वर्ग। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं, इन्हें क्रमशः रोमन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 0 द्वारा दर्शाते हैं। 1 से
7 तक के प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों ए एवं बी में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 9 के कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में है। शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा जाता है ना। ये मैं आपको सब बताऊंगी कि वर्ग क्या होते हैं, इनको शून्य गैसों को कहाँ रखा गया है, ठीक है। तो शून्य रेखाओं या अक्रिय गैसों को कहाँ रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, अब इनकी क्या क्या उपयोगिता रही है। सबसे पहले उन्होंने क्या उपयोग में लिया, मेंडलीव ने तत्वों को व्यवस्थित अध्ययन। मेंडलीव ने प्रथम बार तत्वों को आवर्तों वर्गों में व्यवस्थित किया, है ना। इन्होंने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि किसी विशेष वर्ग में एक समान गुणधर्म वाले तत्व व्यवस्थित है। उन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को, जैसे मैंने बोला अपन साइंस में पढ़ते हैं ना, जैसे जो रेंग कर चलते हैं, जो जंतु रेंग कर चलते हैं उनको एक श्रेणी में रखा, जो जंतु भोजन करते हैं उनको एक श्रेणी में रखा, जो जंतु मांसाहारी होते हैं उनको अलग श्रेणी में रखा। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, जिन तत्वों के गुणधर्म आपस में मिले उनको एक श्रेणी में रख दिया, है ना। दूसरा क्या, उन्हें तत्वों के गुणों का अध्ययन। मेंडलीव के आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों के अध्ययन हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, सेम गुण वाले रखे। अगर सेम गुण वाले रखेंगे तो एक तत्व का गुण याद करते हैं पूरे समूह के गुणों का अध्ययन हो जाता है। तो फिर किया ने नए तत्वों की खोज, जबकि अपने न्यूलैंड ने क्या कहा था कि बस 56 तत्व हैं, इसके अलावा कोई तत्व नहीं मिलेगा, जबकि मेंडलीव ने नए तत्वों की खोज की है ना। नए तत्वों की खोज, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए तथा उनके गुणों की भविष्यवाणी की जो बाद में सिद्ध हुई। उन्होंने क्या बोला भाई कि ये तत्व की जगह छोड़ दी कि ये तत्व बाद में खोजे जाएंगे, और वो खोजे गए और उनकी भविष्यवाणी जो की थी उन्होंने वो सही निकली। संदेहपूर्ण परमाणुओं का द्रव्यमान का सुधार, आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति से उसकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है और उसका तुल्यांकी भार ज्ञात होने से परमाणु भार भी ज्ञात किया जा सकता है। अब आती है अपनी सीमाएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों एवं आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, फिर भी इसमें कई कमियां हैं, है ना। कमियां देखो, सीमाएं होती है कमियां, और कमियां भी पूछी जाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां पूछेगा, और बोर्ड एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको नोट्स बनाना है। आवर्त सारणी तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। इस वर्ग A1A में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, जबकि यह वर्ग 6A में उपस्थित हेलोजन 5th-6 में उपस्थित तत्वों के साथ भी समानता दर्शाता है। अगला है अपना दुर्बल मृदा एवं ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान। दुर्लभ मृदा के रासायनिक गुणों में समानता है, परंतु इसके परमाणु भार भिन्न है। फिर भी इनको 14 तत्वों को तीसरे उपसमूह बी छठे आवर्त में एक साथ रखा गया है, जो उचित नहीं है। फिर आता है अक्रिय गैसों का स्थान। अक्रिय गैसों का उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। ये अपनी कमियां थी, और अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों तथा समबारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया है कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं, जबकि समस्थानिकों के परमाणु भार समान। समस्थानिकों के जो होते हैं ना वो परमाणु भार भिन्न होते हैं, जबकि समबारिकों के परमाणु भार समान होते हैं। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का निश्चित स्थान नहीं था। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा। ये अपना पार्ट 1 है। यहाँ तक कि आपको नोट्स बनाना है और समझना है। ये चैप्टर सबसे बोरिंग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनके सिर्फ नोट्स बना लेना आप। और मैं जो ये अपन ने पढ़ा उसमें पीरियोडिक टेबल लेके आऊँगी कल। अगली वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल समझाऊंगी, ठीक है। तो जब तक आप ये नोट्स पढ़ना और इनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगली वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल पूरी समझा दूंगी पार्ट 2 में, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे ठीक है, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी ला के दूँगी जो 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।